हाय फ्रेंड्स, मैं दिनेश सर। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 4 यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जनन स्वास्थ्य के बारे में। ये जनन स्वास्थ्य क्या होता है, आइए हम लोग जानेंगे। देखिए, जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य है कि प्रजनन अंग यानी जो जनन अंग है, इस जनन अंग में स्वास्थ्य यानी इस जनन अंग में किसी प्रकार की बीमारी का न होना ही जनन स्वास्थ्य है। तो आप कहिएगा कि क्या जनन अंग में भी बीमारियां होती है? तो हाँ, जनन अंग में भी कई प्रकार की बीमारियां होती है। तो जनन अंग में सेक्स के दौरान अनेकों प्रकार की बीमारियां होती है, जिसे जो एसटीडी होता है, एसटीडी रोग यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है, जिसे यौन संचारित रोग भी कहा जाता है। यौन संचारित रोग या लैंगिक जनन संचारित रोग भी इसको कहते हैं। तो यह बीमारियां जो होती है ना, वह सेक्स के द्वारा ही उत्पन्न होती है। तो इस दरमियान हमें विभिन्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे इस तरह की बीमारी, एसटीडी जैसी बीमारी उत्पन्न न हो। इस बीमारी में सबसे खतरनाक बीमारी एड्स है। एड्स जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। एड्स है, सिफिलिस है, गोनेरिया है। एड्स, सिफिलिस, गोनेरिया, हर्पिस, यूरेथ्राइटिस इत्यादि बीमारियां हैं। तो इस बीमारी को मैं आगे बताऊंगा। अभी हम लोग जानेंगे प्रजनन स्वास्थ्य। देखिए, प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब है कि जनन अंग में स्वास्थ्यता यानी जनन अंग में किसी प्रकार की बीमारी का न होना। यानी देखिए, यह बात 1948 में जो WHO संस्था है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है, तो इसके अनुसार प्रजनन स्वास्थ्य एक ऐसी स्वास्थ्यता है जिसमें शारीरिक, सामाजिक, मानसिक संपन्नता हो। माने इस तरह से पूर्ण रूप से संपन्नता होना चाहिए। शरीर में भी कोई तरह की बीमारी न होना चाहिए। मानसिक यानी मन में किसी प्रकार की चिंता या डर भय नहीं होना चाहिए। समाज में भी किसी प्रकार की बीमारी न होना चाहिए। तो इस तरह कहा जाएगा यह सामाजिक संपन्नता है, शारीरिक संपन्नता है और मानसिक संपन्नता है। तो देखिए, भारत विश्व में एक ऐसा देश है जिसमें 1951 ईस्वी में फैमिली प्लानिंग किया गया यानी परिवार नियोजन अपनाया गया। ठीक है, तो देखिए, जो फैमिली प्लानिंग है यानी परिवार नियोजन, तो भारत में परिवार नियोजन कब लागू किया गया? तो 1951 ईस्वी में। फैमिली प्लानिंग क्या है? तो देखिए, फैमिली प्लानिंग का मुख्य यह माने लक्ष्य है, उद्देश्य है कि परिवार में जनसंख्या को सीमित रखना ही फैमिली प्लानिंग कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार में सदस्यों की संख्या को कम रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। यह 1951 में लागू किया गया था। भारत में यह नियम कब लागू हुआ? 1951 में लागू किया गया था। आइए हम जानेंगे आज कि जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है, वो कौन से कारण है जिसके द्वारा जनसंख्या अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। देखिए, आज पूरे विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई है। 6 अरब, बताइए, इतनी संख्या पूरे विश्व में है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि इस जनसंख्या बढ़ने के कौन कौन से कारण है। देखिए, तो
जनसंख्या वृद्धि के कारण, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर में कमी। आज हमारा साइंस इतना डेवलप कर गया है कि हर बीमारी का इलाज संभव हो गया है और सभी जगह पर अच्छे अच्छे अस्पताल और डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा कोई भी बीमारी होती है तो वह व्यक्ति आसानी से बच जाता है। इसलिए मृत्यु दर में कमी हो गई है। दूसरा है कम उम्र में शादी। यानी कम उम्र में विवाह करना, बाल विवाह जिसको कहा जाता है। बाल विवाह करने के जो नियम पहले थे, इसमें क्या हुआ कि छोटे छोटे बच्चे का विवाह कर दिया जाता था, जिसके कारण उन्हें कोई समझदारी नहीं होती थी और वे अधिक से अधिक संतान उत्पन्न कर देते थे। तो इस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि हो गई। और देखिए, कम उम्र में शादी करने के बाद माता पिता भी बच्चे होते हैं, तो बताइए बच्चे अपने फ्यूचर के बारे में उतना तो नहीं सोच सकता है जितना वयस्क सोचता है। तो कम उम्र में विवाह करने से जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। तीसरा, व्यापक रोग का अनुपस्थिति। व्यापक रोग की अनुपस्थिति माने कोई भयानक बीमारी उस समय नहीं थी। लेकिन देखिए आज जो है, जो कोरोना वायरस जो पूरे विश्व को तबाह करके रख दिया है, यह एक महामारी का रूप ले चुका है, जिसके कारण जनसंख्या कम होते जा रहा है। तो आज इस वर्ष 2020 में जो व्यापक बीमारी आई हुई है, ऐसी भयानक महामारी पहले नहीं हुई थी, जिसके कारण इतना जनसंख्या बढ़ा। और चौथा है भोजन की उपलब्धता। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की 80% जनता जो है कृषि कार्य को करती है, जिसके कारण भोजन की कमी नहीं हो पाई, भोजन उपलब्ध होने लगा, जिसके कारण इतने सारे जनसंख्या बढ़ने लगे। पांचवा कारण है लड़का और लड़की में भेदभाव। लड़का और लड़की में भेदभाव। देखिए, यह एक मुख्य लक्षण है जनसंख्या वृद्धि का, क्योंकि माता पिता ये सोचते हैं कि लड़की जो है वो उतना कार्य नहीं कर सकती जितना लड़का कर सकता है। बहुत लोग सोचता है कि लड़का रहेगा तो कमा करके हमारे परिवार को चलाएगा, लड़की रहेगी तो उसको तो विदा कर देना है। इस तरह की भावना लोगों के मन में होती है। लड़की को लोग कमजोर समझता है, ठीक है। इसलिए लड़के की चाह में किसी परिवार में 5-7 लड़कियां हो जाती हैं, तो जनसंख्या बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हुआ जनसंख्या वृद्धि के कारण। इतने कारण है जिससे जनसंख्या वृद्धि हुआ। अब चलिए, अब हम लोग जानेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण तो हम लोग जान लिए, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं, इससे हानि क्या है, जनसंख्या बढ़ने की क्या हानि है। तो देखिए, इसके बाद हम जानेंगे जनसंख्या वृद्धि से हानि।
देखिए, जनसंख्या वृद्धि से पहला हानि है भूमि पर दबाव। देखिए, पहला हानि है भूमि पर दबाव, यानी जितना ही अधिक जनसंख्या होगा उतना ही अधिक इस पृथ्वी पर भार बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा हानि है वनों का विनाश। वनों का विनाश, ठीक है। तो वनों का विनाश होगा तभी ना सड़कें निकलेंगी, हवाई अड्डे स्थापित होंगे, रेलवे स्टेशन बनेंगे, बहुत सारे प्लांट लगेंगे, यानी ये जो फैक्ट्रियां हैं ये स्थापित किए जाएंगे। तो बताइए, कृषि योग्य भूमि और वन का विनाश हो जाएगा, जिसके कारण बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। वातावरण में गर्मी उत्पन्न हो जाएगा, जो आज हम लोग भुगत रहे हैं। यानी वन के कारण, वन से बहुत सारे फायदे हैं। वन से औषधि तैयार होता है, वन से जो उस इत्र, जितना भी तेल होता है, इत्र होता है, इसको तैयार किया जाता है। वन से वर्षा होता है ना, वन के द्वारा ही बारिश होती है। इसके पश्चात वन ही हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो हमारा प्राण वायु है, जिसे लेकर हम जीवित रहते हैं। तो बताइए, वनों का अगर विनाश हो जाएगा तो फिर हम लोगों की जनसंख्या पर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ेगा। मानव ही नहीं, सभी जानवरों पर, सभी जीव जंतुओं पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहिए, जनसंख्या को कम रखना चाहिए। उसके बाद तीसरा हानि है प्राकृतिक संसाधन की कमी। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वह कोयला हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, वायु हो, जल हो, पृथ्वी जो मिट्टी है ना, ये सभी प्राकृतिक संसाधन में कमी आने लगेगी। क्योंकि जब जनसंख्या अधिक होगा तो सभी वस्तुओं का उपयोग भी अधिक मात्रा में होगा। और चौथा है प्रदूषण। जितना ही अधिक जनसंख्या होगी उतना ही अधिक वस्तुओं का उपयोग होगा, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ जाएगा। ठीक है। तो यह हुआ जनसंख्या वृद्धि से हानियां। चलिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे मोटिवेशन। हमें लोगों को जागरूक बनाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि जनसंख्या को कम रखने से क्या फायदे हैं। देखिए, मोटिवेशन यानी प्रेरणा बहुत जरूरी है। हमें लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए, लोगों को उत्साहित करना चाहिए कि जनसंख्या को कम किया जाए, जनसंख्या को कम रखा जाए। जनसंख्या कम रखने से क्या क्या फायदे हैं? तो देखिए, जनसंख्या नियंत्रण से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो हम परिवार के सभी लोगों को पूर्ण रूप से शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे से कपड़ा दे सकते हैं, उसे भोजन उपलब्ध करा सकते हैं अगर परिवार छोटा हुआ तो। अगर अधिक परिवार हुआ, बड़ा परिवार हुआ, तो अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। न किसी को पूर्ण रूप से भोजन उपलब्ध हो पाएगा, न ही हम उसे वस्त्र दे सकते हैं, न उसे पूर्ण शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है। समय से कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, अधिक जनसंख्या होगा, बड़ा परिवार होगा तो देखिए, हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो सरकार भी यह बहुत तरह के प्रक्रिया अपना रही है लोगों को जागरूक करने के लिए, यानी पोस्टर के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, रेडियो द्वारा, नारा द्वारा, नारे द्वारा, है ना। यानी सरकार जो है वह नारा भी लगाती है कि वी टू आवर टू, यानी हम दो हमारे दो। ठीक है, इस तरह के नारे लगाती है सरकार।
हम दो हमारे दो, यानी 2 संतान ही बहुत अधिक है, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई फर्क नहीं समझना चाहिए। छोटा परिवार सुखी परिवार, इसलिए जनसंख्या को कम रखने से बहुत सारे फायदे हैं, अधिक रखने से बहुत सारी हानियां हैं। ठीक है, और देखिए इसलिए ये जो सरकार है वह पुस्तकों में सेक्स की जो पढ़ाई है, यानी सेक्स के बारे में भी हम लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थी इस बात से अगर अनजान रहेगा तो इस तरह की गलतियां कर देगा। लेकिन सरकार जो है कई पुस्तकों में, पत्रिकाओं में सेक्स संबंधित बहुत सारे बातों को बता रही है, जिससे लोग जागरूक हों, उसके लाभ हानि को जाने, तब जाकर के जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या फायदा होगा या घाटा होगा, इसके बारे में वो जान पाएंगे, है ना। तो इस तरह के मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो स्कूल में, विद्यालयों में भी, कॉलेजों में भी इस तरह के उत्साहन दिए जा रहे हैं, और सरकार बहुत तरह का प्रलोभन भी दे रही है। जो विद्यालय में लड़कियों की पढ़ाई है, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करा रही है। लड़की के जन्म होने पर सरकार प्रलोभन राशि भी उपलब्ध करा रही है, ताकि इससे भी लोग लड़का और लड़की के बीच भेदभाव जो है वह दूर कर दे, है ना। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या नियंत्रण की विधियां। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण की विधियां। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण की विधि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। जनसंख्या नियंत्रण की बहुत सारी विधियां हैं। इसमें सबसे पहला विधि हार्मोनल विधि है। हार्मोनल विधि, दूसरा है प्राकृतिक विधि, तीसरा है यांत्रिक विधि, चौथा है रासायनिक विधि, पांचवा है सर्जिकल विधि। तो जनसंख्या नियंत्रण की मुख्य रूप से 5 विधियां हैं। हार्मोनल विधि, प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि, रासायनिक विधि और सर्जिकल विधि। आइए हम बारी बारी से जानेंगे कि ये सभी विधियां क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हार्मोनल विधि के बारे में। देखिए, इस हार्मोनल विधि में हम जानेंगे कि इस विधि में मालाएन इस विधि में गर्भ निरोधक गोली दी जाती है। गर्भ निरोधक गोली दी जाती है महिलाओं को। इस विधि में महिला को गर्भ निरोधक गोली दी जाती है, जिसका नाम है जैसे माला-एन, माला-डी। यह जो गोली है वह लगातार 21 दिनों तक खाया जाता है, यानी मासिक चक्र के 21 दिनों तक यह गोली खाई जाती है। इसके अंतर्गत, इस हार्मोनल विधि के अंतर्गत एक सहेली नामक दवा आता है, जिसे सप्ताह में 1 दिन खाया जाता है। सप्ताह में 1 दिन खाना पड़ता है महिला को। ठीक है, दूसरा विधि हम लोग जानेंगे प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि, देखिए, इस विधि में संभोग के दौरान
यानी सेक्स के दरमियान वीर्य को मादा शरीर के योनि में नहीं गिराया जाता है। ठीक है, तो इस विधि को प्राकृतिक विधि कहा जाता है। जो वीर्य स्खलन होता है, उस वीर्य स्खलन को मादा शरीर की योनि में न गिराकर जनसंख्या को नियंत्रित करना ही इस विधि का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए तीसरा हम लोग जानेंगे यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि, ठीक है। देखिए जो यांत्रिक विधि है ना, इसमें पुरुष के लिए भी कुछ उपकरण बनाए गए हैं और स्त्री के लिए भी कुछ उपकरण बनाए गए हैं। तो पुरुष के लिए कंडोम या निरोध तथा स्त्री के लिए लूप, कॉपर टी का उपयोग किया जाता है, जिससे शुक्राणु और अंडाणु का संलयन नहीं हो पाता है और जनसंख्या नियंत्रण हो जाता है, यानी वह महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। चलिए चौथा विधि है, चौथा विधि है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि देखिए रासायनिक विधि जो है, इस रासायनिक विधि के द्वारा कुछ क्रीम बनाए गए हैं, जैसे स्पर्मी साइडल। यह जो क्रीम है, इस क्रीम को मादा शरीर के ग्रीवा में लगा दिया जाता है, जिसके कारण जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं और वह औरत प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण होता है। चलिए पांचवा विधि है सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि, तो देखिए सर्जिकल विधि में क्या होता है, शल्य चिकित्सा के द्वारा। इसमें सर्जिकल विधि के अंतर्गत पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी आता है। सर्जिकल विधि के अंतर्गत पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी आता है। देखिए इसमें क्या होता है, पुरुष नसबंदी में शुक्र वाहिका को काट कर, इसको कट कर दिया जाता है, काट कर धागे से बांध दिया जाता है। पुरुष नसबंदी में शुक्र वाहिका को काट कर धागे से बांध दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को पुरुष नसबंदी कहा जाता है। अब देखिए स्त्री नसबंदी में क्या होता है कि इसमें फाइलोपियन नलिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को स्त्री नसबंदी या महिला नसबंदी कहा जाता है। आइए मैं आपको इस स्त्री नसबंदी और पुरुष नसबंदी को फिगर के द्वारा दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए इस पुरुष नसबंदी में यहाँ
जो शुक्रवाहिका है, शुक्रवाहिका को काट कर धागे से बांध दिया गया है, जिसके कारण ये शुक्राणु जो है वह शिश्न में प्रवेश नहीं करेगा, तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। फिर स्त्री नसबंदी में यहाँ स्त्री का जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन नलिका है, इसको काट कर धागे से बांध दिया गया है ताकि अंडाशय से अंडाणु निकलकर फैलोपियन नलिका में प्रवेश न कर सके, तो अंडाणु निषेचित नहीं होगा। जब अंडाणु निषेचित नहीं होगा तो प्रेगनेंसी का तो कोई बात ही नहीं बनता है। तो चलिए, आपका प्रश्न होगा कि सर क्या पति पत्नी में पुरुष और स्त्री यानी हस्बैंड वाइफ दोनों को नसबंदी कराना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं होता है। जो हस्बैंड वाइफ है उसमें कोई एक अगर नसबंदी करा ले तो उसके बाद दूसरे को नसबंदी कराने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हुआ जनसंख्या नियंत्रण की विधियां। इसमें हम लोग बहुत सारी विधियों को पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संचारित रोग के बारे में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। दैट्स ऑल।